दशहरा मैदान और बीजेपी का विजय रथ जो आगे बढ़ा है, तीसरी बार बड़ा रिकॉर्ड है ये। लेकिन बात जरा अनिल विज की भी होनी चाहिए। जो लिस्ट मंत्रियों की है उसमें नायब सिंह सैनी के बाद अनिल विज का ही नाम है। अंबाला कैंट से कई बार से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया था पिछली बार उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, वो नाराज होके बीच मीटिंग से अपनी गाड़ी से निकल गए थे और उसके बाद से मंत्रिमंडल से बाहर थे। अब लगता है नियति से समझौता कर लिया है उन्होंने। मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखने वाले अनिल विज अब सियासत के बदलते रंग के साथ आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं नायब सिंह सैनी की ही सरकार में। सुनिए क्या कह रहे हैं। आज तक मैंने पार्टी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। ऐसे लोग आ रहे हैं और मेरे अंबाला के लोग भी, मैं जहां जहां गया हूं, मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने। तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। नहीं, वो कोई और विषय था। वो मैं कभी मानता नहीं। पार्टी जहाँ ड्यूटी लगाती है वहाँ डट के करता हूँ। जहाँ भी पार्टी मुझे चौकीदार बना देगी, मैं वो भी पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। अनिल विज मेरा नाम। बड़े दिलचस्प किरदार है, इनसे मिलिएगा तो आपको समझ में आएगा। बातचीत में काफी भोलेपन के साथ बातें रखते हैं, लेकिन उतने ही तेज जुबान के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि अक्सर ये विवादित बयान भी दे देते हैं। तीसरी तरफ देखिएगा तो 7 बार के विधायक हैं ये लगातार। 71 साल इनकी उम्र है और 1990 में सुषमा स्वराज ने सीट छोड़ी तो ये उपचुनाव से वहां पर उपचुनाव में सबसे पहले जीते थे। उसके बाद 2 बार 96 और 2000 में ये निर्दलीय वहां से चुने गए थे। उसके बाद से बीजेपी में लगातार ये 5 बार से वहां पर विधायक चुने गए हैं और इसीलिए अपनी सीनियरिटी का हवाला देते हुए ये सबके सामने है। लेकिन जैसे उधर कुमारी शैलजा थी, वैसे यहाँ पर अनिल विज थे, लेकिन अनिल विज का बहुत असर हुआ नहीं। बीजेपी ने बाजी मार ली और ये मैदान में जो लोग पहुंच रहे हैं, आइए आपको सुना दें। दिन बहुत ही शुभ दिन है, ऐतिहासिक दिन है कि जहां हरियाणा में हैट्रिक हुआ है, वहां लोगों ने ये भी आज फैसला किया कि मोदी जी के फैसलों पर, मोदी जी की पॉलिसीज पे और भारतीय जनता पार्टी की जो निरपक्ष सेवा है लोगों के लिए, उसके लिए उन्होंने मोहर लगा दी है और आने वाले समय में पंजाब में भी ऐसा होगा। हाँ, ये देखिए, वो तो एक उनका इंटरनल मसला है, उसका इवेंट के साथ कोई संबंध नहीं। और ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीछे आपको मध्य प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं और असम वाले भी हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जो राजनाथ जी के पीछे हैं। एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन, क्योंकि हर ऐसी बड़ी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी, जिसे कहते हैं जीत के साथ साथ मंच भी जीतना जानती है, और इसीलिए एनडीए के साथियों को भी वहां पर बुलाया गया है। विनोद जी और आशुतोष जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जल्दी से एक कमेंट आप दोनों की तरफ से, क्योंकि जब हम आज मंच पर देखते हैं कि कोशिश है कि ललन सिंह भी वहां पर पहुंचे, शिंदे साहब भी बैठे हैं, चिराग पासवान भी पहुंच रहे हैं, सबको मतलब एक ऐसी जीत के साथ एक बड़ा संदेश भी एनडीए का एकजुटता वाला। निश्चित रूप से एकजुटता का संदेश तो है। गठबंधन की सरकार जब कोई बनती है, कल आप जम्मू कश्मीर में भी देखिए, वहां भी इंडिया गठबंधन के सब बैठे हुए थे। तो ये तो एक नया चलन है। मैं एक बात करने वाला था। अनिल विज और शैलजा का आपने नाम लिया। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी का फर्क समझिए। शैलजा को आखिर तक कांग्रेस नहीं मना पाई। पूरे चुनाव के दौरान वो रूठी रही, नाराज रही, चलते चलते ही बयान दे दिया। अनिल विज भी रूठे। लेकिन एक मेजर डिफरेंस है, सबसे बड़ी डिफरेंस तो दोनों में जीत और हार का डिफरेंस है। नहीं, सुनिए ना, मैं जो कह रही हूँ, आपने कहा मनाया नहीं, लेकिन वहां पे उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया ना। वो क्लाना सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी। मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा यहाँ इनको टिकट तो था ही नहीं, सवाल लड़ने नहीं दिया। लेकिन पार्टी का अनुशासन जो होता है, अनिल विज अपनी इच्छा कितनी बार जाहिर कर चुका मुख्यमंत्री बनने की,
नायब सैनी जब फिर बने भी तब उनको भी वो टिकट नाराज दिया गया, हुए, लड़ने दिया। लेकिन वो मान गए। लेकिन कांग्रेस में आप सचिन पायलट, अशोक गहलोत का झगड़ा आप देखिए आखिर तक चलता रहा। बहुत बाद में जाके माने जब मामला सब बिगड़ चुका था राजस्थान में। तो ये फर्क कांग्रेस और बीजेपी में भी संतोष होता है, वहां भी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो भी तो मनुष्य हैं, लेकिन कम से कम पार्टी अनुशासन वहां पर थोड़ा सा ज्यादा लोगों में है। वो मान जाते हैं, चुप हो जाते हैं, पार्टी की लाइन को पकड़ लेते हैं। कांग्रेस को ही सीखना पड़ेगा बीजेपी से। हाँ, लेकिन पार्टी में भी ये तय है कि वो देखा जाता है कि कितना किसका असर है, तभी उनको टिकट दिया गया। उनको अंबाला कैंट से उनकी विनेबिलिटी देखते हुए उनको लड़ने दिया गया। ये नहीं कि वो सीएम बनना चाहते हैं और खुलकर दावा ठोक भी रहे तो उनको टिकट ना दिया जाए। कुमारी शैलजा को टिकट नहीं दिया गया, वो इस बात से बहुत दुखी थी अंदर अंदर। उकलाना सीट से उनका ये मानना था कि मुझे चुनाव तो लड़ने देते। नीति देखिए, किसी भी एमपी को नहीं लड़ाया, सुरजेवाला को भी नहीं दिया गया टिकट, किसी भी सांसद को नहीं दिया गया टिकट। दो 4 महीने पहले वो लोकसभा का चुनाव जीत के आई थी और उसके बाद विधानसभा आप लड़ेंगी, तो ये नहीं होता है ना। आपको पहले कह देना चाहिए था मैं राज्य की राजनीति करूंगा, मैं लोकसभा नहीं लड़ूंगा। एक बार जल्दी से अशोक के पास चलते हैं। अशोक, एक बार वहां का नजारा दिखाइए, उसके बाद से आशुतोष जी के पास भी जाएंगे। देखिए, कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और हर कोई मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी के रिश्ते की भी बात करता है, क्योंकि नायब सिंह सैनी एक वक्त पर जब संगठन मंत्री थे मनोहर लाल, तो उनके दफ्तर में काम करते थे। फिर उनके चालक के तौर पर अलग अलग जगहों पर प्रदेशों में बहुत लंबे वक्त तक इन्होंने काम किया और फिर धीरे धीरे देखिए पॉलिटिक्स में आते हुए प्रदेश अध्यक्ष बने और फिर जब मनोहर लाल को कुर्सी छोड़नी थी तो इन्हीं को बिठा दी। ठीक है अंजना, मैं ठीक से सवाल तो आपका नहीं सुन पाया क्योंकि बहुत शोर शराबा है, लेकिन नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर के रिश्तों की शायद आप बात कर रही थी। बिल्कुल, मनोहर लाल खट्टर जब हरियाणा के संगठन में काम करते थे, नरेंद्र मोदी भी यहाँ के प्रभारी हुआ करते थे, संगठन के इंचार्ज हुआ करते थे, तो मनोहर लाल हरियाणा देखा करते थे उस वक्त। और नायब सैनी मनोहर लाल के एक तरह से असिस्टेंट के तौर, सहायक के तौर पर काम किया करते थे। उनकी गाड़ी भी चला लिया करते थे, उनका कंप्यूटर का काम भी देखा करते थे। तो बहुत सारे काम जैसे संगठन में होते हैं जनरली, और उस वक्त बीजेपी पावर में थी नहीं जब मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी के संबंध थे, दोनों साथ जुड़ के काम करते थे। तो नायब सिंह सैनी हर प्रकार का काम करते थे मनोहर लाल जी के साथ मिलकर के, तो इस टाइप का उनका रिश्ता रहा। और उसके बाद मंत्री सारे सामने बैठ गए हैं। लेवल से ये 1995 से 2000 की बात है जब प्रधानमंत्री भी हरियाणा में काम करते थे और उसी वक्त की एक करीबी जो मनोहर लाल के साथ उनकी है, उसका अक्सर पीएम भी जिक्र करते हैं। लेकिन वहां पर जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए कितना बड़ा दिन है अशोक, देखिए, क्योंकि उनके लिए तो आज मतलब मेगा बोनांजा है। वो अपने तमाम चहेते नेताओं को मंच पर एक साथ देख रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी जीत होती है जो अलग अलग जगहों पर लोगों के बीच तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए प्रचार करते हैं, नेताओं की बात पहुंचाते हैं। मंच पर अभी कुछ देर पहले हमने पूरा जो मंत्री पद की शपथ आज ले रहे हैं उन सभी लोगों को देखा। और अगर हम यहाँ पर भी देखें तो गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिन कहा था कि 36 बिरादरी की सरकार बनेगी। 2 जाट मंत्री भी आज शामिल किए जा रहे हैं। हर समुदाय से कोशिश है, चाहे वो पंजाबी हो, जाट हो, ओबीसी हो, हर समुदाय से लोगों को इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। अशोक, गुर्जर समुदाय, अशोक तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। अशोक आप बताइए अशोक बताइए, आप यहाँ का सवाल सुनिए ना सुनिए, वहाँ का नजारा दिखाइए, बताइए। हाँ बोलिए। तो देखिए, जो ये मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है नायब सिंह सैनी का, इसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते बनाया गया। मैं आपको बता दूं कि इसमें अनिल भी पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं और चाहे वो एससी हो, यादव हो, जाट हो। बिल्कुल, मैं क्योंकि शोर शराबा बहुत ज्यादा है अंजना, यहाँ पे एक तो आवाज सुन नहीं रही है, दूसरी आवाज यहाँ से जाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का संतुलन बिठाने की कोशिश की गई है। चाहे वो पंजाबी हो, वैश्य समुदाय हो यानी बनिया कम्युनिटी हो, यादव हो, एससी हो, राजपूत हो, अहिर हो और ब्राह्मण, गुर्जर, इन तमाम लोगों को, जातियों को, समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। यहाँ पर जो 13 मंत्री यहाँ पर शपथ लेंगे, मेरे पीछे आप देख सकती हैं, और खुद ओबीसी सैनी समाज से आते हैं नायब सिंह सैनी। तो हर, चाहे वो हरियाणा के किसी भी क्षेत्र से हो, तमाम क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व के साथ जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से। आप देख सकते हैं कि नितिन गडकरी मंच पे आते हुए और मंच पर दिखाई दे रहे हैं, और चाहे वो राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, नितिन गडकरी थोड़ा लेट से पहुंचे, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर शपथ लेने वाले मंत्री हैं, जो विधायक हैं, मंत्री बनने वाले हैं अंजना, उसमें साफ तौर से ये समीकरण आपको दिखाई देगा। क्योंकि
चाहे कोई भी पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन चुनाव के दौरान जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते ही टिकटें बांटी जाती हैं, चाहे कोई भी पार्टी रही हो। जो मंत्रिमंडल का गठन होता है किसी भी पार्टी का हो, जरूर से जरूर, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो, संतुलन बना करके रखा जाता है। और यहाँ भी वो तमाम संतुलन दिखाई दे रहे हैं, चाहे कोई भी, चाहे फरीदाबाद और देखिए, अगर आपने जो जातीय समीकरण की बात की तो अपने दर्शकों को जल्दी से बता दें, ओबीसी समुदाय से 2 अजित पवार और नितिन गडकरी मिलाते हुए हाथ, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में भी चुनाव होना है, वहां पर भी सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा जोर शोर पर है। और वहीं चिराग पासवान भी आपको दूसरी तरफ दिखाई दे रहे हैं। नितिन गडकरी एक बड़े चेहरे के तौर पर महाराष्ट्र की तरफ से केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र में चुनाव है तो उसकी भी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन हम लोग सबके रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे तो ओबीसी समुदाय से 2, पंजाबी 1, शेड्यूल कास्ट 2, जाट 2, यादव 2 शामिल किए गए हैं मंत्रिमंडल में, ब्राह्मण 2, राजपूत 1, गुर्जर 1 और वैश्य 1। तो हर समुदाय से लोगों को शामिल किया गया है और इसी की चर्चा पहले भी हो रही थी। अब ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी, एनसीपी और आप देख रहे हैं चिराग पासवान को भी, तो कुल मिलाकर अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो एनडीए के तमाम साथियों को मंच पर जगह, संजय झा आपको दिखाई दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ के साथ और योगी आदित्यनाथ के बगल में एकनाथ शिंदे। और ये वो पूरी सूची है, ये जो वो तमाम चेहरे हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। कुल 13 लोग इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें 2 महिलाएं भी हैं। श्रुति चौधरी भी इसमें शामिल है। श्रुति चौधरी किरण चौधरी की बेटी हैं। तो 2 जाट समुदाय से लोगों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। हमेशा माना जाता था अभी तक, और अनिल विज को भी आप देखें, पहले अगर आप वरीयता की सूची में देखें तो अनिल विज, और ये आपने वाकई अच्छी बात कही विनोद जी की एक जो अनुशासन पार्टी के अंदर होता है, क्योंकि अब देखिए बनने तो उतने ही मंत्री हैं आशुतोष जी, ऐसे में जो तस्वीर उभरती है और जिस तरह से मंत्रियों का चयन होता है उसमें भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अनिल विज ने भी पार्टी हित में काम किया। देखिए कई ऐसे लोग होते हैं जो नाराजगी की वजह से पार्टी के ही खिलाफ चले जाते हैं, ऐसा अक्सर बीजेपी में नहीं। और देखिए मोहन यादव के पीछे दिल्ली के एलजी भी दिखाई दे रहे हैं, तो एलजी साहब भी दिल्ली वाले पहुंचे। आशुतोष जल्दी से एक कमेंट आपसे इस पर, जो सब जातियों का रिप्रेजेंटेशन, अमित शाह का कहना कि हम 36 बिरादरी को शामिल कर रहे हैं, अनिल विज वो अपने आप में एक प्रतीक है कि कई जगहों पर कुमारी शैलजा की बोली हुई बात शायद कांग्रेस को भारी पड़ी हो, लेकिन अनिल विज पार्टी के साथ ही रहे। तो जो एक अनुशासन यहाँ पर है वो मतलब बाकियों के लायक है, देखने लायक। देखिए अंजना, महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन का संस्कार है। कांग्रेस पार्टी में संगठन का संस्कार नाम की कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती है। दूसरी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में आलाकमान मजबूत है, और चूंकि मजबूत है इसलिए तमाम जो विरोधी या विद्रोह करने की बात करते हैं उनको इस बात का अंदाजा है कि अगर वो टकराएंगे तो खत्म हो जाएंगे। तीसरी बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीनता के बाद किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं। कायदे से अगर आलाकमान ने तय कर लिया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, और अगर शैलजा नहीं मान रही थी तो शैलजा को अब तक अनुशासनहीनता का नोटिस थमा दिया जाना चाहिए, क्योंकि तब आप पार्टी के अंदर एक मैसेज देते हैं। खुद शैलजा पहले लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, उसके बाद फिर विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगी, तो ये तो संभव नहीं है। और अगर एक बार फैसला हो गया तो उनको मानना चाहिए। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि मैं ये नहीं कहता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई बहुत अच्छा काम किया, उनको भी शैलजा को साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन शैलजा ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कांग्रेस पार्टी को, इसलिए शैलजा के खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर कांग्रेस पार्टी कार्रवाई नहीं करती है तो वो कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी का इजहार करती है, और उसको इस बात का नुकसान होता है, क्योंकि बाकी के राज्यों में भी जो छत्रप हैं, छोटे मोटे छत्रप हैं, वो सब भी इसका फायदा उठाते, क्योंकि उनको मालूम है वो कुछ भी बोलेंगे, बोल के निकल जाएंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं एक बार तस्वीरें दिखाती। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, मैं लौट रही हूँ। 2 महिलाओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, और वहीं पर ये पूरा नजारा है मंच का, जहां पर एनडीए के तमाम साथी, बीजेपी के कद्दावर नेता, गृहमंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम मुख्यमंत्री राज्यों के मंच पर मौजूद हैं।